चलिए तो इसका सोल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, KH ऑफ CO2 इन वाटर इज दिस। आपको KH होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल्स। ये आपको KH की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले अप्रोच होती है फिजिकल के क्वेश्चन को करने की, जो जो डेटा गिवन है उसे हम लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए हमें दिया क्या है और निकालना क्या है। स्टेप 1 होता है ये क्वेश्चन का। स्टेप 2 होता है क्वेश्चन को पढ़ना और देखना कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ये ऐसा ना हो क्वेश्चन हमसे पूछ कुछ और रहा हो और हम निकाल कुछ और दें। स्टेप 3 होता है इसकी यूनिट्स देखना। ऐसा यूनिट्स में गिवन है, CGS में गिवन है, आंसर कौन सी यूनिट में पूछा है। और स्टेप 4 होता है क्वेश्चन में जो आपका फर्स्ट पेज होगा क्वेश्चन पेपर का पेज, उसके जहाँ पर लिखा रहता है आपका साइन जो है केमिस्ट्री पेपर 862 पेपर केमिस्ट्री जो भी लिखा रहता है, वहाँ पे सेक्शन जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं वहाँ लास्ट में एक बॉक्स बना होता है जहाँ पर लिखा होता है यूज दिस डेटा। तो जहाँ वहाँ पर आर की वैल्यू गिवन होगी आपको, जो है जिसकी भी जो एच की वैल्यू सपोज करो गिवन है, बोल्टजमैन कांस्टेंट की वैल्यू सपोज करो कुछ भी गिवन है, आपको वही वैल्यू यूज करनी है पूरे उसमें क्वेश्चंस में। आपको अपनी अकल लगा के अपनी वैल्यूज नहीं करनी, जो क्वेश्चन में गिवन है वही वैल्यूज यूज करनी है जो कि स्टार्टिंग में दे रखी होंगी, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज डेटा लिखना है, सेकंड चीज ये देखना है क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है और ये देखना है क्या पूछा है और क्या निकालना है। थर्ड यूनिट कन्वर्जेंस पर ध्यान रखना है और फोर्थ है आपको वही डेटा यूज करना है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो 4 चीजें करेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व होगी। आधे बच्चे तो ये नहीं करते और फिर रिग्रेट करते हैं कि अरे मीटर में पूछा था हमने सेंटीमीटर में निकाला है। तो ये चीजें आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ये है आपकी टिप, छोटी लगेगी बहुत पर ये यकीन मानो 50% से ज्यादा बच्चे न्यूमेरिकल्स में इसीलिए डरते हैं और इसीलिए फिजिकल से डरने के बाद इसी वजह से गलती करते हैं। तो 50% प्रॉब्लम तो ऐसे रेक्टिफाई हो सकती है, ओके। नाउ KH ऑफ CO2 इज दिस, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, कैलकुलेट द quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm pressure। तो हमें पता है P is equals to KH into KV, ये होता है एक्सप्रेशन फॉर हेनरीज लॉ। अब हमारे को 2.5 atm दे रखा है, यानी हमारे को P की वैल्यू दे रखी है 2.5 atm। अब ये देखो ये atm में दे रखा है, ये पास्कल में दे रखा है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि यूनिट कन्वर्जन हमें करना है। KH की वैल्यू है, P की वैल्यू गिवन है, KV की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे KV की वैल्यू निकाल देंगे। अच्छा उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये मेरे पास FX82MS कैलकुलेटर है। आपके एग्जाम में FX82MS या FX100MS शायद वो दोनों ये दोनों अलाउड होते हैं, तो इसके अलावा कोशिश करना कि कोई और लेके ना जाओ, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ये आपको दिख रहा होगा कैलकुलेटर, आपने पहले भी यूज करते आ रहे होगे 11th क्लास से। तो अभी की कैलकुलेशंस के लिए भी मैं आपको इसी कैलकुलेटर के थ्रू दिखाऊंगा ताकि आप दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। जो टिप नंबर 5 है इसकी वो है आपको कैलकुलेटर में ना मिनिमम कैलकुलेशन करनी है। अगर आपके ऊपर यूनिट्स लिखी है A इंटू बी इंटू सी इंटू डी की पावर 8 अपॉन ई की पावर F इंटू जी, कुछ ऐसे यूनिट्स लिखी हुई हैं, तो आपको सब कुछ कैलकुलेटर में नहीं डालना। आपको सबसे पहले रिड्यूस करना है क्वेश्चन को खुद ही, अगर जितनी मैनुअल हो जाए उतनी, ताकि कैलकुलेटर में, क्योंकि कैलकुलेटर में आप क्या करते हैं ब्रैकेट्स की गलती कर देते हैं। अब जो है ब्रैकेट कहीं और लगाने होते हैं, कहीं और लगा देते हैं, सब कुछ कैलकुलेटर में डाल देते हैं, जिससे वैल्यू गलत आ जाती है। तो आपको मिनिमम कैलकुलेशन करनी है और मिनिमम कैलकुलेशन को कैलकुलेटर में डालना है। जैसे 3 इंटू 10 की पावर 8 है अपॉन 10 की पावर 5 है, अगर तो आप ये कैलकुलेटर में नहीं डालोगे, आप इससे ये 10 की पावर 3 कर दोगे और आपका ये मैनुअली सॉल्व हो गया 3000, ठीक है। ये आपका मैनुअली सॉल्व हो गया 3000। अब मैं कैलकुलेटर में डालूं 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5, तो अब ये 3000 आया, तो मेरे को ये 3000 वैसे भी दिख गया ना। अब मेरे को ये कैलकुलेटर से करूं और मैं गलती कर दूं, इससे अच्छा है मैं मैनुअली कर लूं। तो CBSE में तो अलाउड ही नहीं होता,
इसलिए उनकी कैलकुलेशन हम लोगों से ज़्यादा अच्छी भी हो जाती है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बहुत छोटी लग रही होंगी, पर यही गलती का रीज़न बनती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी में हमने सबसे ज़्यादा टाइम ले लिया, अब आगे से हम थोड़े जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को। और मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सिर्फ स्टेप्स बताऊँगा, यूनिट कन्वर्जन बताऊँगा, और फाइनल आंसर तक आपको खुद पहुँचना है। ठीक है, तो देखो कि एच गिवन है आपको, और उसके साथ साथ क्या गिवन है आपको, पी की वैल्यू गिवन है। आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml, जो है क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालना है, यानी आपको मास निकालना है, मास निकालना है आपको। ठीक है, मास कैसे निकलेगा, हमें पता है मोल्स कितने होते हैं, मोल्स होता है ये वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर मास अपन मोलर मास, ये कह सकते हैं हम इसे। तो हमारा मास क्या हो गया, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो हमारे को मॉलिक्यूलर वेट तो पता है कितना होता है CO2 का, CO2 का कितना होता है 44 इंटू एन। अब किसी भी तरह से अगर हमें एन पता लग गया तो हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो एन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तो हमें निकालना ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, 500 ml वाटर दे रखा है। 500 ml वाटर का मतलब क्या है, मास ऑफ वाटर कितना होगा, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमें पता है वाटर की बनी होती है, तो मास कितना हो गया, वॉल्यूम 500 ml इंटू डेंसिटी। ठीक है, 1 दैट इज 500 ग्राम्स मास आ गया। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं वाटर के। मोल्स कितने हो जाएंगे वाटर के, मोल्स हो जाएंगे वाटर के 500 इंटू 10⁻³ अपॉन 18, ये हो जाएंगे वाटर के मोल्स। सॉरी, ग्राम पर मोल होता है ना, 18 ग्राम पर मोल होता है, मैंने केजी पर मोल मान ली, केजी पर मोल मान लो तो भी वो बात तो एक ही है, ऊपर नीचे सेम रखें। 500/18, तो ये सॉल्व करके आएगा आपका 500 डिवाइडेड बाई 18, 27.78, 27.78 मोल्स आ रहे हैं। अब हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर ये पता लग गया। ठीक है, काई भी हमारे को निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है, अब जो है हम लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड मानेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए काई भी हमारे को पता है, काई भी हम लोग निकाल लेंगे। काई भी क्या होगा, P अपॉन की एच, पी क्या है 2.5 ATM अपॉन की एच कितना है 1.67 इंटू 10⁸। या तो दोनों को पास्कल में कर लो, या तो दोनों को एटीएम में कर लो। हमें पता है 1 ATM इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल होता है, तो मैं इसे 101.325 इंटू 10⁻³ कर देता हूँ। सब यूनिट्स सेम हो गई, इससे हमारा एक्स भी आ जाएगा। मैं इसे सॉल्व करके बता देता हूँ, एक्स भी आएगा आपका अराउंड 1.5 इंटू 10⁻³ ये एक्स भी आएगा। एक्स भी मेरे को पता है, ये पता है मेरे को, ये मेरे को एन ऑफ CO2 निकालना है, एन ऑफ ये पता ही है मेरे को, ये रहा। क्या मैं निकाल सकता हूँ, एक काम करना, इसे जो है इग्नोर करके 1 मान देना, तो हमारा एन ऑफ CO2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स बी इंटू एन ऑफ H2O, ये आ जाएगा एन ऑफ CO2। एन ऑफ CO2 हमारे को मिल गया, नंबर ऑफ मोल CO2 के मिल गए। अब यहाँ पर आते हैं, कहाँ, तो ये CO2 के हमारे को क्या निकालना है,
मास, तो मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो हमें यहाँ से मिलेंगे मल्टीप्लाई बाय 44 जो इसका मोलर मास था, 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको CO2 की क्वांटिटी पता चल जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर दूं, कुछ नहीं था, वो थोड़ा हैपेजार्ड मैनर में आ गया। हमारे को CO2 की मास निकालना था। मास होता है जो है मोल्स इनटू मोलर मास, 44 इंटू मोल्स। मोल्स ऑफ CO2 निकालने के लिए हम लोगों ने हेनरीज लॉ का यूज किया। हमारे को P पता था, KH पता था, हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकाला, पानी के मोल्स निकाले, इससे हमारे को ये वाले मोल्स मिल गए और लास्ट में हम लोगों ने सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point इतना, कैलकुलेट फ्री F पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। केन शुगर का दे रखा है हमारे को फ्रीजिंग पॉइंट, अब हमारे को 5% ग्लूकोज का निकालना है। आपको पता होना चाहिए केन शुगर आपकी सुक्रोज होती है, C12H22O11 और ग्लूकोज होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लोगों ने मोलर मास नहीं दे रखे होते, तो आपको इतना अपने आप से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, तो आपका मास कितना दे रखा है, 5% दे रखा है बाय मास। तो मैं सपोज करो 100 ग्राम था, 100 ग्राम में आपका मास ऑफ केन शुगर कितना है, मास कितना है शुगर का, 5 ग्राम। शुगर का मास पता है। अब अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो डेल्टा TF कितना होता है, KF इंटू M, ये होता है डेल्टा TF। KF इंटू मोलालिटी, मोलालिटी क्या होती है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट कौन है, ये सोल्यूट है हमारा, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 5 बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट C12H22O11 का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाता है आपका 342। ठीक है, ये होगा नंबर ऑफ मोल डिजोल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, अगर सोल्यूट का 5 ग्राम है और 100 ग्राम टोटल है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 95, तो यहाँ 95 आ गया। इससे मास ऑफ सॉरी मोलालिटी आ जाएगी आपकी, आप सॉल्व कर लेना इसे, जो भी आई मोलालिटी आपकी इतने मोलल हो जाएगा। ठीक है, मोलालिटी आ गई है मेरे पास। मेरे पास डेल्टा TF निकालने के लिए कुछ डेटा गिवन है, हाँ गिवन है। क्या गिवन है, हमारे पास डेटा गिवन है कि वाटर है और हमारे को पता होना चाहिए वाटर के लिए जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन होता है। तो डेल्टा TF कितना हो जाएगा, 273.15 केल्विन माइनस 271, ये हो जाएगा आपका 2.15 केल्विन। डेल्टा TF मेरे को मालूम है, मेरे को M मालूम है, मैं KF निकाल लूंगा यहाँ से। KF हो जाएगा मेरा 2.15 डिवाइडेड बाय M, जो भी यहाँ से आएगा वो M आ जाएगा। अब KF आ गया मेरे पास और मेरे को 5% ग्लूकोज के लिए निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट, तो मेरे को मतलब फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, यानी TF नॉट माइनस TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, ये क्वेश्चन होगी हमारी। TF नॉट कितना होता है, 273.15 होगा। TF मेरे को निकालना है, KF यहां से आएगा, ये रहा KF। M निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 अपॉन, अब इस बार कितना होगा, इस बार लगाएंगे हम ग्लूकोज का मोलर मास। ग्लूकोज का होता है 180, 180 इंटू वही 95, 95 इंटू 1000, ये हो गया। तो इससे हम TF को कैलकुलेट कर लेंगे। TF हमारा यहाँ से आ जाएगा और M हमारा ये हो गया। आप कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, TF आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा, आप क्रॉस चेक कर लेना अपने आंसर को। इसका आंसर आएगा 269.07 केल्विन। आप क्रॉस चेक कर लेना अपने आंसर को, ये आंसर आना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन
10 ग्राम, ये लॉग नहीं है, ये 10 मेरा थोड़ा राइटिंग का हो गया। When 10 ग्राम of CH3 CH2 CHClCOH is added to 250 ग्राम of water, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, यानी हमारे को क्या निकालना है, ये निकालना है। क्या होगा ये, I इंटू के एफ इंटू एम, ये होगा। के एफ पता है मेरे को, एम कैसे निकालेंगे, 10 ग्राम दे रखा है और 250 ग्राम पानी दे रखा है, तो 10 अपॉन इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेना। इसका मोलर मास आता है 250, सॉरी 122.1 122.5 आएगा। 122.5 इंटू 250 मल्टीप्लाई बाय 1000, सॉल्व कर लेना। मोलालिटी आ जाएगी सोल्यूशन की 0.3264 0.3264 मोल पर केजी। ठीक है, ये मेरे को मिल गई मोलालिटी। मेरे को एम पता है, मेरे को के एफ पता है, क्या रह गया आई। अब हम कैसे निकालेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। काफी बच्चों ने बोला था वेंट ऑफ फैक्टर पर क्वेश्चंस कराने के लिए, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब हम कैसे निकालेंगे वेंट ऑफ फैक्टर वो देख लेते हैं। इक्वेशन लिखूं अगर मैं इसकी, तो सपोज करो मैं इसको मान लेता हूँ, इस पूरे पार्ट को मान लेता हूँ मैं कुछ RCOH अगर डिसोसिएट होगा तो ये हमारे को RCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव देगा। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वेंटा फैक्टर, ये होती है कितने मोल्स, कितने टोटल नंबर मोल्स कितने हैं पार्टिकल के आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, बाद में कितने पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय पहले कितने थे, ये होता है। तो सपोज करो कि ये हमारा 1 था, ये इनिशियली कुछ भी नहीं होगा, फिर ये अल्फा, ये हो गया 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो टोटल नंबर आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स हैं टोटल, ये हो गए टोटल। अल्फा से अल्फा क्रॉस करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस अल्फा, ये हो गया आफ्टर डिसोसिएशन यानी 1 प्लस अल्फा। बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, बिफोर डिसोसिएशन था 1 ही, जब डिसोसिएट नहीं हुआ था तो 1 ही था। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस अल्फा। ठीक है, आई की वैल्यू हो गई 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब क्या हो गया, आपको के दे रखा है और हमें पता है कि आपका के जो होता है वो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, ये मेरे को पता है ऑलरेडी। और हम लोग 1 माइनस अल्फा को नियरली इक्वल टू 1 मान लेते हैं और फिर अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के बाय सी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन आपकी कितनी है 0.3264, ये आपकी कंसंट्रेशन। आप पुटअप करेंगे यहाँ पर, तो पुटअप करने के बाद आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी अल्फा की 0.065। अल्फा अगर आपका ये आ गया तो आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 प्लस अल्फा से 0.065, ये आपका आई आ गया। बस आपको आई बताए, के एफ बताए, एम बताए, डेल्टा टी एफ निकाल लेना, इसका आंसर आ जाएगा 0.65 केल्विन। आंसर बता दिया है आपको, आप सॉल्व कर लेना है इसे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आ जाएगा। ओके, थोड़ी कैलकुलेशन करवा ली इसने, 2 पार्ट कर दिए, पहले उसने अल्फा निकलवाया अलग से और आई निकलवाया। ओके, नेक्स्ट। हंड्रेड ग्राम ऑफ ए इन 1000 ग्राम ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए पूछा है और इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 475 टोर। 100 ग्राम है ए का और 1000 ग्राम है बी का। ठीक है, तो एन ए कितना हो गया 100 बाय 140, एन बी कितना हो गया
1000/180, और हम इससे का ये भी निकाल सकते हैं। का ये हो जाएगा आपका Na/Na+Nb, का भी हो जाएगा Nb/Na+Nb। का भी आपको पता चल गए। और मुझे को पता है कि Pa जो होता है वो P0A x से होता है, Pb जो होता है वो P0B x भी होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे दे रखा है वेपर प्रेशर प्योर बी का दे रखा है 500 टॉर, यानी हमारे को P0B गिवन है। क्या गिवन है? ये P0B गिवन है। और हमारे को पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए पूछा है। ठीक है, अच्छा आप इसमें ये भी कर सकते हो कि Na निकाल दो, और सॉरी आप जो है x से निकाल दो और 1 - x से कर दो तो ऑटोमेटिकली x भी आ जाएगा। दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन की करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि x से जो मतलब जो समीशन होता है ऑफ मोल फ्रैक्शन वो 1 होता है, आपको पता है। तो एक का निकाल लोगे तो बच्चे को आ जाएगा क्योंकि बाइनरी कंपोनेंट है। अच्छा, पी बी इज इक्वल टू P0B x भी, हमारे x भी पता है, P0 भी पता है, हमारा p भी आ जाएगा, p भी आ जाएगा हमारा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, टोटल वेपर प्रेशर 475 दे रखा है, तो 475 जो होगा वो Pa प्लस Pb हो जाएगा, है ना? ये Pa प्लस Pb हो जाएगा। अब उसके बाद आपका जो है Pb की वैल्यू मैं बता देता हूँ कितनी आएगी। Pb की वैल्यू आ जाएगी 443 टॉर। Pb की वैल्यू हो गई। Pb की वैल्यू के बाद आपकी Pa की वैल्यू निकालनी है, तो ये 475 में से अगर आप 443 करेंगे तो इससे आपको Pa मिल जाएगा। ठीक है, और Pa की वैल्यू आपको मिल रही है इससे, जो भी आपकी आएगी, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो 3, 32 आ जाएगी आपकी Pa। अब मेरे से वो क्या पूछ रहा है? मेरे से पूछ रहा है वो कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए का पूछ रहा है वो मुझसे। तो मेरे को पता है Pa इज इक्वल्स टू P0A x से होता है, और वो मेरे को प्योर का पूछ रहा है, प्योर यानी P0A पूछ रहा है। तो P0A क्या हो जाएगा? Pa यानी 32 डिवाइडेड बाय x से क्या हो जाएगा जो यहाँ से निकाला है वो यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो आपको P0A आ जाएगा। P0A की वैल्यू है आपकी 280.7 टॉर। ठीक है, अब आपको P0A आ गया, तो अब आपसे क्या पूछा है इसने? तब क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन। तो वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन तो 32 हो गया, 32 टॉर हो गया। अब और क्या कहते हैं, प्योर का पूछा है तो वो 280.7 टॉर हो गया। बस क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आप क्रॉस चेक कर लेना, मैं सोल्यूशन वर्किंग नहीं कर रहा हूँ, आपको आंसर सबका बता दूंगा। आंसर पहले से कैलकुलेट कर लिया है। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। अब आपका मैंने रॉड्स लॉ कवर करा दिया, मैंने आपको हेनरीज लॉ कवर करा दिया, मैंने आपको वेपर प्रेशर कवर करा दिया। ठीक है, अब हम और मैंने आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कवर करा दिया। अब आपकी क्या रह गया? लास्ट प्रॉपर्टी रह गई ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद हमारा सोल्यूशन ओवर हो जाएगा। एक बैंटम फैक्टर का क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद। Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 mg of K2SO4 in 2 liter of water at room temperature assuming complete dissociation। पाई क्या हो जाएगा? पाई होता है ICRT, हमें पता है पाई ICRT होता है। पाई निकालना है हमारे को। आई वेंटा फैक्टर के लिए हमें पता है K2SO4 जो होगा जब वो डिसोसिएट करेगा तो वो K प्लस 2K प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव देगा। ठीक है, अब सपोज करो इसमें हमारी जो स्पीशीज हैं डिसोसिएशन के बाद कितनी बनी है? 2 + 1, 3 स्पीशीज बनी। और पहले कितनी स्पीशीज थी? हमारी 1 स्पीशीज थी। तो वेंटा फैक्टर क्या होता है? स्पीशीज आफ्टर डिसोसिएशन, ये कि 3 स्पीशीज बनी है, बिफोर कितनी थी? 1 थी। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी आई की वैल्यू। ठीक है, अब आई की वैल्यू आ गई आपके पास। आई की वैल्यू आने के बाद आप जो है पाई इज इक्वल, कहाँ गया? हाँ,
I3 × C। कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, वेट बाय वॉल्यूम, वेट कितना है 25 mg है, तो mg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, यूनिट का ध्यान रखेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। K2SO4 का मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, K2SO4 का होता है 174, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये हमारी कंसेंट्रेशन हो गई, सॉरी ये हमारे मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 2 लीटर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वॉल्यूम इनटू आर। हमें पता है आर की जो यूनिट्स होती है, अब थोड़ा सा आर की यूनिट के बारे में बात करूं मैं, तो आर होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये होती है आर की यूनिट अगर लीटर एटीएम में कोई दे रखा है तो। अगर हमारा आंसर एटीएम में निकाल, अगर जो आंसर हमारा आएगा वो एटीएम में आएगा अगर हम आर की ये वैल्यू डालेंगे तो, क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम को लीटर में रखा है। आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आर इज इक्वल्स टू 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल और 1.99 कैलोरीज पर डिग्री पर केल्विन पर मोल। सॉरी पर केल्विन पर मोल नहीं, पर डिग्री होता है, ये मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, पर केल्विन होता है पर डिग्री होता है, पर जो है इसकी यूनिट ये होती है, तो आप एक बार वो कर लो, शायद पर केल्विन पर मोल ही होता है। ये आपके पेपर में आगे जो, अच्छा इसकी आर की यूनिट आपको पेपर में फ्रंट पेज पे दी रखी होगी, वही आपको यूज करनी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप आर की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और टी, टी आपको दे रखा है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब है 298 केल्विन, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करो, ये कितने में आ जाएगा एटीएम में आ जाएगा। अगर आपको आंसर पास्कल्स में पूछे एग्जाम में तो आपको पता है एटीएम को पास्कल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। और 1 बार इज इक्वल्स टू, अगर बार में पूछे तो 1 बार होता है 0.987 एटीएम, और ठीक है ना। नेक्स्ट, अब एक रीजनिंग क्वेश्चन है, एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर, मतलब एक्वेटिक स्पीशीज को ठंडे पानी में क्यों पसंद है। तो इसका जो रीजन होता है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ठंडे पानी में ना ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती जाती है, तो ऑक्सीजन ठंडे पानी में ज्यादा सॉल्युबल होती है, उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन रिसीव होगी, इसलिए वो खुश रहते हैं ठंडे पानी में, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है ठंडे पानी में ज्यादा होती है। उसके बाद है आरबीसी श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन सलाइन वाटर बट स्वेल इन डिस्टिल्ड वाटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यह हमारा कंसेप्ट है ऑस्मोसिस का और डिफ्यूजन का कंसेप्ट है। जब सलाइन वाटर में है तो आपको पता होगा कि अगर सलाइन वाटर है तो बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो जो है ना बाहर की तरफ मूवमेंट होती है, इस वजह से आरबीसी श्रिंक हो जाती है, क्योंकि बाहर कंसेंट्रेशन हाई होती है, तो लोअर कंसेंट्रेशन जो अंदर है वहां से बाहर की हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करी जाती है, जिस वजह से आरबीसी श्रिंक हो जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्वेश्चन आता है कि अगर आपको सलाइन वाटर चढ़ाना है तो उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, तो उसकी पीएच आपके ब्लड की पीएच के संग आइसोटोनिक होनी चाहिए, दैट इज जो ब्लड की पीएच है और उसकी जो वो है, जो आपको क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कुछ न्यूमेरिकल आए तो उसमें आपको इक्वेट कर देना है दोनों को, π1 इज इक्वल्स टू π2 कर देना है, ठीक है। उसके बाद है अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.9 ग्राम पर 100 ml KCl इज आइसोटोनिक विद सोल्यूशन 3 ग्राम पर 100 ml यूरिया, कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl सोल्यूशन अज्यूमिंग बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पर एक क्वेश्चन है। एक सॉल्यूशन है 1.9 ग्राम पर 100 ml KCl का, ठीक है। इसका मैं आपको बता देता हूं, देखो आइसोटोनिक आ गया, वही मैंने जो बोला आपको, π1 इज इक्वल्स टू π2 करेंगे, यानी C1RT इज इक्वल्स टू C2RT, क्योंकि सेम टेम्परेचर भी बोला है और R तो सेम होता ही है, तो ये और ये तो कट हो गया। C1 इज इक्वल्स टू C2, I1 C1 इज इक्वल्स टू I2 C2, ठीक है, ठीक है जी।
अब उसके बाद इज आइसोटोनिक विद सोल्यूशन ऑफ यूरिया, तो यूरिया का तुम्हें पता है I1 होता है, तो I2 तो आपका जो है वो 1 हो जाएगा, है ना। I2 तो आपका 1 हो जाएगा क्योंकि यूरिया है, तो I उसके लिए 1 होगा क्योंकि यूरिया के अंदर आयन्स ही नहीं होते हैं। तो I2 को हम इग्नोर कर देंगे, यानी IC1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू C2। अब KCl है, KCl क्या हमारे को पता है कि अगर KCl का निकालना है तो I की वैल्यू कितनी होती है, KCl हमारे को K प्लस प्लस Cl नेगेटिव देगा, और हमें पता है I होता है जो है पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन यानी 2 अपन बिफोर डिसोसिएशन यानी 1। I की वैल्यू हो गई 2, उसके बाद I की वैल्यू 2 हो गई, उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है मेरे को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, अगर हमारे को पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, अगर हम इसे KCl को पहले तो हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, IC1 यानी I यानी 2 इंटू C1। कंसंट्रेशन ऑफ KCl कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ KCl कितनी हो जाएगी 1.9 अपॉन 74.5 नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम दे रखी है 100 ml, इसे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गई, हम इसकी मोलारिटी निकाल ली हमने, इज इक्वल्स टू C2। C2 कितना है गिवन है 3 ग्राम अपॉन 100 इंटू 60 इंटू 1000। ठीक है, इससे हम पहली बात तो हमें इसमें I1 निकालने के लिए गिवन था ये चीज, तो हम सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ तो ये 2 हो गया। अब हमारे को पहले निकालनी है कंसेंट्रेशन ऑफ KCl, तो KCl की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, KCl की कंसेंट्रेशन हो जाएगी ये ये होगा KCl की कंसेंट्रेशन। अगर आप यहाँ से भी निकालते तो यहाँ से भी आपका I जो है वो 2 ही आता। ठीक है, तो KCl की कंसेंट्रेशन इस तरह से हो गई। वैसे मैंने ये गलत कर दिया, उसने यहाँ कहीं नहीं लिखा कि पूरा डिसोसिएशन है, तो ये मेथड गलत है, ये मैंने गलत कर दिया, 1 मिनट ये हटा दो, क्योंकि ये तभी यूज होता है जो कंप्लीट डिसोसिएशन हो, यहाँ कहीं नहीं लिखा कंप्लीट डिसोसिएशन है, तो हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, हम ये इसी मेथड से I निकालेंगे। ठीक है, यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, इसलिए हम इस मेथड से ही I निकालेंगे। तो यहाँ से I निकाल लिया, अब ये हमारी कंसेंट्रेशन हो गई। अब देखो KCl जो होता है वो दे देगा K प्लस प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, ये कंसेंट्रेशन आपको सॉल्व करके आएगी 0.25 0 0, यहाँ पर हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया 0.25 माइनस अल्फा। ठीक है, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे 0.25 प्लस अल्फा, और पहले कितने थे डिसोसिएशन से पहले 0.25 थे, ये I के बराबर होगा। I की वैल्यू कितनी आ रही है, इससे इस मेथड से 2 आती है, इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करके हो जाएगा 0.5 इज इक्वल्स टू 0.25 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.25 आंसर। तो अल्फा इतना है तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, मैंने ये चीज यहाँ क्वेश्चन में पढ़ी नहीं कि यहाँ कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं गिवन है, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम लोग अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे। When mercuric iodide is added to an aqueous solution of Ki, freezing point increases। क्यों इंक्रीज करता है, इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है K2HgI4 करके। K2Hg कॉम्प्लेक्स का नाम बता देता हूं मैं आपको, 1 मिनट, K2HgI4 ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये, इसे कहते हैं हम ये वाला हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। इस कॉम्प्लेक्स का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। K2HgI4 ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है मर्क्यूरिक आयोडाइड, तो इस वजह से जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इससे नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी थे अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सोल्यूशन के अंदर डिक्रीज हो गए, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना,
तो ये इसका रीजन हो गया। अब हम मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले तो जो है मैंने ये जो इनकॉर्पोरेट किए हैं वो हैं यूनिट्स जिनका आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस की ओम होती है, कंडक्टेंस की साइमन्स या फिर ओम इनवर्स, कंडक्टिविटी की साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, जो होते हैं कंडक्टेंस की साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। देन रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, अगर आपको एसआई में दे रखा हो, सीजीएस में दे रखा हो तो ओम सेंटीमीटर। देन आपको कोलरॉश लॉ पढ़ना है। कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आते हैं। कोलरॉश लॉ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने को आता है, मोलर कंडक्टिव एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। देन सॉलिबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी होती है तो आप यहाँ कर सकते हैं, ये कापा है, कापा मतलब कंडक्टिविटी। देन फैराडेज लॉज, आपके पहले और सेकंड लॉ दोनों m इजिकल्स टू जेड आई टी वाला लॉ भी और सेकंड वाला भी, कि जब इक्वल चार्ज पास होगा या एक तो हमारा किस तरह का डिपॉजिट होगा। देन कोरोजन के प्रिवेंशन के मेथड, बैरियर मेथड, एक्सिबिशन मेथड, ये सब करना। Q इजिकल्स टू आई टी और हमारा m इजिकल्स टू जेड आई टी, ये फैराडेज के लॉज में ये आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट है ये इसमें। देन नर्स इक्वेशन पर क्वेश्चन, कंसंट्रेशन सेल में E इजिकल्स टू ई नॉट हो जाता है, ठीक है ना, सॉरी कंसंट्रेशन, हाँ, तो कंसंट्रेशन सेल में E इजिकल्स टू ई नॉट हो जाता है, ये वाली चीज। डेल्टा जी नॉट इजिकल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, डेल्टा जी इजिकल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी, वेयर के सी इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। देन इलेक्ट्रोकेमिकल या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन किस टाइप की है। देन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये देखना कि अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या ट्रेंड फॉलो होगा। जो ऊपर वाले होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, एंड वो ऊपर वाले जो होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऊपर वालों की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है, ये चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। आगे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 0.025 मोल पर लीटर फॉर्मिक एसिड की, इतनी दे रखी है, आपको यूनिट से पहचानना है। अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी नहीं पता कि क्या होती है तो आप यूनिट से पहचान लो। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे रखा है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल किसका दे रखा था, ये है, ये तो आपको ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है आपको। उसके बाद कैलकुलेट अल्फा एंड के डी, अल्फा एंड के डी निकालना है आपको। ये आपको इनके इंडिविजुअल के दे रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोगों ने फॉर्मूले की बात करी है, अल्फा के संग जो फॉर्मूला होता है अल्फा निकालने का, अल्फा होता है एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन इनफाइनाइट डिल्यूशन वाले जो होते हैं। तो ये हो गए आपके इनफाइनाइट डिल्यूशन वाले, अल्फा निकालना है, अल्फा हो जाएगा एट एनी कंसंट्रेशन पे कितना है 46.1 अपॉन इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन में कैसे क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जस्ट 349.6 प्लस 54.6 ऐड कर देंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, मैं बता देता हूँ, अल्फा की वैल्यू आएगी 0.114। अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमारे को डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे को पता ही है, के डी इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर या अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस कहते हैं इससे हम, और हमें अल्फा की वैल्यू पता है, हमारे को सी की वैल्यू पता है 0.025 सब्सिट्यूट कर देंगे तो हम के डी निकाल देंगे। मैं बता देता हूँ आंसर, आप कैलकुलेट कर लेना, 3.17 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, ये आंसर आएगा, आप चेक कर लेना अपना आंसर। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। डेल्टा जी नॉट निकालना है और के सी निकालना है इस रिएक्शन के लिए। 2Cr प्लस 3CD 2 प्लस गिव्स 2Cr टू 3 प्लस प्लस 3CD, ये आपकी एक रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। ई नॉट दे रखा है दोनों को, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे। डेल्टा जी नॉट निकालना है इसलिए ई नॉट ऑफ सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यानी कैथोड क्या कौन सा होगा, आपको ये पता होना चाहिए, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। और जितना कम जो होगा आपका ई नॉट रिडक्शन रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगी, वो एनोड होगा आपका। तो -0.4 कम है या -0.74, ऑब्वियसली ये कम है तो ये हमारा एनोड हो जाएगा। तो कैथोड हो गया -0.4 माइनस माइनस ऑफ 0.74, तो इससे जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट प्लस में ई नॉट ऑफ सेल आ गया। अब ई नॉट ऑफ सेल से आपको क्या निकालना है, आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है। आपको अभी भी बताया ये होता है माइनस आर टी एल एन के सी, ये होता है।
या फिर आप इसे -2.303 RT log KC भी लिख सकते हो। आर क्या पुटअप करोगे अब आप यहाँ, आर आप पुटअप करोगे और टी आपको पता नहीं है, क्या पुटअप करोगे फिर? क्या ये फॉर्मूला आपको कोई और भी फॉर्मूला बताया था एक, -NF E0 ऑफ सेल, ये फॉर्मूला बताया था। तो हम सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला पुटअप कर लें, उसी से हम निकाल सकते हैं इसे। तो सबसे पहले हम रखेंगे ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NF E0 ऑफ सेल। ठीक है, सेकेंड पार्ट में केसी निकालना है हमारे को। ठीक है, हाँ इसका जो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें मैंने आपको मेंशन नहीं किया, आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इसमें रूम टेम्परेचर ले लेंगे 298 केल्विन, 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पर है। ठीक है, अच्छा तो डेल्टा जी नॉट निकालना है तो वो -NF E0 ऑफ सेल हो जाएगा। चेंज कितने का हो रहा है, अगर हम इसको रिएक्शन को लिखेंगे तो आपका चेंज कितने का हो रहा है, ये 2 है और ये 3 है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 6, तो -6 एफ फैराडे की वैल्यू होती है इतने कूलम्स इंटू E0 ऑफ सेल, E0 ऑफ सेल आपका ये हो गया 0.34। सॉल्व कर लेंगे, आपका डेल्टा जी आ जाएगा। डेल्टा जी में कैलकुलेट करके बता देता हूँ, डेल्टा जी आपका जो आएगा वो होगा -196.86 किलो जूल पर मोल, डेल्टा जी आ जाएगा। डेल्टा जी को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा जी नॉट को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा जी नॉट से आर टी की वैल्यू हम 298 लेंगे, आर की वैल्यू क्या लेंगे, आर की वैल्यू हम लोग लेंगे अब, क्योंकि किलो जूल है तो जूल वाली यूनिट आएगी आर की, यानी 8.314 आएगी। हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे कैलकुलेटर में, तो आपका केसी निकल आएगा। और आपको पता है एंटी लॉग कैसे लेते हैं, कैलकुलेटर है आपके पास, कैलकुलेटर में आप कोई भी लॉग लेंगे, लॉग सपोज करो लॉग समथिंग लेंगे, फिर हम उसका शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट कर दबाने के बाद हम लोग लॉग दबाएंगे, तो ये इस तरह का आ जाएगा कुछ, ये होता है आपका एंटी लॉग। और आप अपनी वैल्यू डाल दो उसमें, आंसर डाल दो तो आपका एंटी लॉग कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट दबा के लॉग दबाने से आपका एंटी लॉग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, जी स्टार निकालना है, जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट निकालना है। तो हमारे को पता ही है, क्या पता है हमारे को, के इज इक्वल्स टू जी एल बाई ए होता है, ये पता है। एंड व्हाट इज जी, जी होता है 1/r, तो यानी के यानी 0.146 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू जी यानी 1/1500 इंटू एल बाई ए, एल बाई ए क्या होता है, जी स्टार, तो जी स्टार की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1500 इंटू 15, इसे यहाँ दे जाएंगे, जी स्टार कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आपका। मैं आंसर बता देता हूँ, जी स्टार की आपकी वैल्यू है 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गया आपका जी स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है कूलम्स में फॉर 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3, Al2O3 यानी Al3 प्लस है, इससे हमारा Al बन रहा है। ठीक है, +3 इलेक्ट्रॉन लेके, कितने का चेंज आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगेगी, जब हमारा एल्यूमिनियम कितना होता है 27 ग्राम होता है, 27 ग्राम के लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगती है, तीन, तीन जा रहा है, 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगती है, 3 फैराडे, 27 ग्राम होता है तो 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो हमारा 1 ग्राम होगा तो 3/27 ग्राम इतनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। और जब हमारा 40 ग्राम होगा तो 3/27 इंटू 40 इतने फैराड इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। और कूलम्स में निकालना है तो हमें पता है 1 फैराड इज 96500 कूलम्स, तो अपॉन 27 इंटू 40 इंटू 96500 इतने कूलम्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट को चेक करने के लिए देता, इस क्वेश्चन में मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। ये आपकी लग जाएगी 4.44 फैराडे
अब आप इसकी फैराडे की यूनिट डाल के देख लेना, तो आपका आंसर मिल जाएगा। देन आगे आता है ना, यही है रोल ऑफ जिंक इन अ ड्राई सेल। ये आपका सेल से क्वेश्चन है। जिंक क्लोराइड का रोल क्या होता है, वो मैंने ये मार्क भी कर रखा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना देता है, वरना देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स बना देता है, वो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है ये वाला सॉल्ट, क्योंकि अगर प्रेशर होगा, क्योंकि अगर जो सेल में होता है ड्राई सेल में अमोनिया, तो अमोनिया का जो प्रेशर बनेगा उससे जो आपका जो सेल है उसकी जो जैसे सेल है आपका इस टाइप का, तो यहाँ पर एक सील लगी होती है, वो सील क्रैक हो सकती है, क्रैक हो सकती है आपकी सील, अगर आपका जिंक क्लोराइड नहीं डला होगा सेल के अंदर। तो ये रीजन है सेल के अंदर, ड्राई सेल के अंदर जिंक क्लोराइड का। ठीक है, नेक्स्ट है CrO3 प्लस 6 पॉजिटिव, ये है। तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है यहाँ पर। क्रोमियम मुझे बताना है कितने ग्राम क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेट हो पाएगा 24,000 कूलम्ब से। तो देखो 24,000 कूलम्ब से, देखो जब आपका 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है यानी 6 फेरेड लग रहे हैं, यानी 6 इंटू 96500 कूलम, 6 इंटू 96500 कूलम से कितने ग्राम हो पा रहा है क्रोमियम का, जितना कितना होता है 52 होता है, 52 ग्राम हो पा रहा है। 6 इंटू 96500 कूलम से 52 ग्राम इलेक्ट्रोप्लेट हो पा रहा है। तो 1 ग्राम कितने से इलेक्ट्रोप्लेट हो पाएगा, 6 इंटू 96500 अपॉन 52, 1 ग्राम इतने से इलेक्ट्रोप्लेट हो पाएगा, इतने कूलम से, सॉरी इतने ग्राम, 1 ग्राम इलेक्ट्रोप्लेट होने के लिए इतने कूलम चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रोप्लेट 24,000 कूलम है, तो उसके लिए कितना चाहिए, क्या हो जाएगा, ये इतने ग्राम हो पाएगा। ये सॉल्व करके बता देता हूँ कितना आ रहा है। ये आपका आ रहा है 2.15 ग्राम, इतने ग्राम हो पाएगा अगर 24,000 कूलम्स आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो। सेकंड में पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा अगर 1.5 ग्राम करना है हमारे को और 12.5 एम्पेयर का करंट है हमारे पास, तो m इज इक्वल्स टू जेड आई टी, 1.5 ग्राम करना है तो 1.5 ये रहा, इज इक्वल्स टू जेड इंटू आई की वैल्यू कितनी है 12.5। टाइम मुझसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है टाइम निकाल लूंगा। अब मेरे को z निकालना है, z क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, z कितना होता है, z हो जाएगा आपका या फिर एक काम करो z रहने दो, m इज इक्वल टू जेड आई टी हो गया, तो आपका या तो आप q निकाल लो, q निकाल लो, q इज इक्वल टू आई टी से कर लो, q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो आप चार्ज निकाल लो I इंटू टी करके, तो टी हो गया आपका q अपॉन आई। तो यहाँ से आप q निकाल लो, q कितना है, अब 1.5 ग्राम के लिए कितना कूलम्स लगेगा ऐसे निकाल लो, तो आपका इससे क्या हो जाएगा, आपका इससे q आ जाएगा, इसके लिए q आ जाएगा वो कूलम्स में, और ये वाला जो q है वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो t आ जाएगा आपका डायरेक्टली। इसे रहने दो, ये टाइम टेकिंग है, इसे रहने दो, अब दूसरे मेथड से कर लेंगे। रहने दो, इसमें क्यों ही टाइम वेस्ट करें जब हम यही वाला मेथड कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपको डिवाइड बाई 96500 करना पड़ेगा, नया फॉर्मूला सिखाना पड़ेगा मुझे उसके लिए, आप इसी से कर लो। देखो यहाँ से आपने निकाल लिया 1 ग्राम के लिए ये है, तो 1.5 के लिए कितना होगा, डिवाइड इंटू 1.5, ये आ जाएगा इतने कूलम्स, ये कूलम्स आप यहाँ डालोगे क्यू की वैल्यू में, तो आपको टाइम डायरेक्टली मिल जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ टाइम हो जाएगा आपका 1336.15 सेकेंड्स, ये टाइम हो जाएगा आपका। ठीक है, नया फॉर्मूला मत सीखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट ईएमएफ एंड डेल्टा जी। ईएमएफ और डेल्टा जी कैलकुलेट करने हैं आपको, और आपको गिवन है डेटा ई नॉट दे रखा है, तो आप ई नॉट ऑफ सेल निकाल लोगे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड कितना हो जाएगा 0.8, एनोड कितना हो जाएगा -2.37। आपका इससे ई नॉट आ गया। ई नॉट आने के बाद आपका सेल गिवन है, तो आप पहले जो है आपको एनोड कौन है आपका, एनोड है आपका ये मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम की ऊपर होगी आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, यानी आप सेल लिखोगे Mg प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड आपका Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। फिर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे मल्टीप्लाई बाय 2 करके, एंड देन आप उसको ऐड कर दोगे, तो ये आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, Mg प्लस 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस, आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, गिव्स Mg2 प्लस प्लस 2Ag। देन आप नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे, नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर चेंज। एन फैक्टर चेंज कितना है आपका 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 हो जाएगा लॉग, यहाँ पर Mg2 प्लस की कंसेंट्रेशन है 0.01 अपॉन Ag प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.0001 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 भी है तो वो 2 पावर में चला जाएगा। इससे आप जो है ई ऑफ सेल निकाल लोगे। जब ई ऑफ सेल निकल जाएगा तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल लिख देना, ठीक है। एन की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करना है 2, एफ की को 96500, ई ऑफ सेल आपको यहाँ से मिल जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी, किस में आ जाएगी आपकी डेल्टा जी की वैल्यू, आपकी जूल्स उसमें आ जाएगी। आपकी डेल्टा जी की मैं बता देता हूँ वैल्यू, आपकी डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी किलो जूल पर मोल में, आप या फिर जूल पर मोल में, जिसमें भी आप निकालना चाहो, ये आ जाएगी -577.64 किलो जूल पर मोल, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये चैप्टर हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की तरफ। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकंड होता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम एन की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो गई, मोल पर लीटर की पावर 0 पर सेकेंड। तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट होती है पर सेकेंड, ठीक है। तो या फिर मेरे को बेसिकली यहाँ लिखना चाहिए था पर सेकेंड नहीं, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, ठीक है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, जैसे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर वगैरह वगैरह। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है सेकंड ऑर्डर की है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। एंड ऑर्डर लिखना आना चाहिए, रिएक्शन की रेट लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपकी अगर कोई भी रिएक्शन है, जैसे माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ऑफ ए की पावर 0, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो फिर हम कैसे लिखते थे इसे, डी ए बाई डी टी इंटू 1 बाई ए की पावर 0 इज इक्वल्स टू माइनस के। देन ए की पावर 0 तो 1 होता है, तो डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। देन हम उसे इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। ए नॉट से ए तक रिएक्शन जा रही है, टाइम जो है वो t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू टी तक जा रहा है। देन हम उसका एक्सप्रेशन निकालते थे, देन हम उसका हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन निकालते थे। इससे मैं एक का करके दिखा देता हूँ, बाकी उनका तो वैसे का वैसे ही होगा। तो ये हो जाएगा a माइनस ए नॉट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू माइनस के टी, देन ए नॉट इज इक्वल्स टू ए प्लस के टी, या फिर a इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। अगर हाफ लाइफ निकालनी हो तो के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए, और t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के ए नॉट माइनस ए, ठीक है। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रिएक्शन होती नहीं है फर्स्ट ऑर्डर की, बस दिखती है फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। जो एस्टर वाली रिएक्शंस होती हैं, हाफ लाइफ, जैसे 0 ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। तो अगर हाफ लाइफ में क्या होगा, अगर टी हाफ निकालेंगे तो टी हाफ का मतलब क्या है, टी हाफ इज इक्वल्स टू
1/k, उसमें कंसंट्रेशन हाफ हो चुकी होगी यानी A0 माइनस A0/2, तो ये क्या हो जाएगा, टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 हो जाएगा। तो वही लिखा है, जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट के लिए इंडिपेंडेंट होती है और सेकंड ऑर्डर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R0 होती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन होती है 0.693/k, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। देन आती है आपकी आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन पर तो आता ही आता है क्वेश्चन, और आपको सेक्शन जो कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा आर्हेनियस पे, ठीक है। K is equals to A e to the power minus EA/RT, ठीक है, where EA is the activation energy, A is the Arrhenius factor, ठीक है। इनिशियल रेट मेथड फॉर ऑर्डर का डिटर्मिनेशन। इनिशियल रेट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, रेट के जैसे ये वाला मेथड है मैंने दे रखा है, पहले ऐसे ही कर लेते हैं फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। इनिशियल रेट मेथड में क्या होता है, हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं और इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है तो हमारे को ये दे रखा है, तो सपोज करो ऑर्डर में मान लेता हूँ R इज इक्वल्स टू के A की पावर m और B की पावर n है, सपोज करो ऑर्डर। तो अगर हमारा R0 की वैल्यू ये है तो सपोज करो मैंने जो है दो चीजों को डिवाइड करूंगा मैं, ये होता है रेशियो मेथड। जैसे सपोज करो R1/R2 कर दूं मैं, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस यानी 1 इज इक्वल्स टू R1 क्या हो जाएगा, R1 ये है, R1 ये है 0.2 की पावर m, 0.3 की पावर n डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर m, 0.1 की पावर n, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी 0.3 की पावर n इज इक्वल्स टू 0.1 की पावर n, है ना। तो यानी 0.1 का इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब आप इसे सॉल्व कर लेना और आप n की वैल्यू निकाल सकते हो इससे, ठीक है। इस तरह से तीन इक्वेशन बन जाएंगी, आप डिवाइड कर करके अलग अलग इक्वेशन आ जाएगी, m और n की वैल्यू हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, m प्लस n की वैल्यू को जोड़ देना, ऑर्डर इज इक्वल्स टू m प्लस n हो जाएगा। इससे आप ऑर्डर निकाल सकते हो। मैं आपको इसकी आंसर बता देता हूँ, काफी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन बनना। तीन इक्वेशन बनेंगी, n की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है, और इक्वेशन ऐसी बनाना जो आसानी से डिवाइड हो रही हो, ठीक है ना। टफ इक्वेशंस मत बनाना, वरना आंसर नहीं आएगा उनसे, ओके। सॉरी मैंने गलत कर दिया ना, वही तो मैंने सोचूं कि मैंने गलत कहाँ किया है। देखो मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया, ठीक तो है, हाँ। यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व नहीं किया ना, 0.3/0.1 की पावर n इज इक्वल्स टू 1, यानी 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 1 है ना। 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1 है, या 3 की पावर n को मैं 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो n की वैल्यू आ जाएगी 0, है ना। तो ऑर्डर इक्वल्स टू m प्लस n, n की वैल्यू आ रही है 0 और m की वैल्यू आ रही है यहाँ से सॉल्व करके 1.5, m की वैल्यू आ रही है 1.5। तो आप क्लोज ले सकते हो इसके और सॉल्व करके, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू है, अगर वो वही है आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हो, है ना। मैं एग्जैक्ट अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 1.5 आ रही है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, राउंड ऑफ करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें रहेगा, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की जो है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ये तो हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट से भी पता चल रहा है। तो हमारे को इसके लिए निकालना है जो है रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया हो जाएगा ये, मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया है कि अगर आपको रेट ऑफ डिसोसिएशन बोले ना तो ये पूरी रेट होती है, सिर्फ ये DNH3/dt ये रेट नहीं है, ये पूरा ही रेट है। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू K, क्योंकि जो है कंसंट्रेशन की बात तो जीरो ही है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो K ये हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ये हो जाएगा,
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 भी ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए क्वेश्चन दिया गया है आपको। और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 कितना होता है? है ना, और ये हो जाएगा 1/3 DH2/dt। ओके, तो ये आप इससे कर लेना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, टी हाफ ऑफ डिके ऑफ दिस इज, अच्छा मैं आपको बता दूं तो रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, तो जो भी हम इसमें चलाएंगे वो फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में चलाएंगे। ओके, तो ये हो गया। अब आपका इसके अंदर वो बोल रहा है 80% जो है वो बचा हुआ है, यानी 20% डिके हो गया होगा, तो यानी एस्टिमेट द एज, एज निकालनी है मुझे, यानी टाइम निकालना है। टाइम कितना हो जाएगा 1/k ln a0 अपॉन a0 माइनस एक्स, यही होता है फॉर्मूला। टाइम हो जाएगा 1/k, k क्या होता है ln2 बाय t, t हाफ ln2 बाय t हाफ, यानी 5730। आज राइटिंग सही नहीं आ रही है इस पे, पता नहीं क्यों। ठीक है, इनटू ln a0 की वैल्यू क्या है, a0 की वैल्यू है 100, मान के चलें तो 80% बचा है तो यानी 80 ले लेंगे, क्योंकि a0 माइनस एक्स, टोटल a0 माइनस एक्स की वैल्यू है 80%। ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टी आ जाएगा ईयर्स में, कुछ चेंज करना ही है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि रेडियो एक्टिविटी के फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए शो करना है टाइम 99% कंप्लीशन के लिए ट्वाइस द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम फॉर द 99% कंप्लीशन, 99% अगर वो रिएक्शन कंप्लीट है, यानी सिर्फ 1% इनकम्प्लीट है, तो टी फॉर 99% कंप्लीशन कितना होगा, टी इज इक्वल्स टू 1/k ln, सपोज करो वो रिएक्शन 100% थी, 100 ए नॉट था, अब 99% कंप्लीट है, तो कितना बचेगा, वो 1 ए नॉट बचेगा, तो ये टाइम कितना हो गया 2 ln 10/k, ये हो गया टाइम फॉर 99। टाइम फॉर 90% रिएक्शन कंप्लीशन, 90% के लिए कितना टाइम लगेगा 100 ए नॉट अपॉन 10 ए नॉट, टाइम फॉर 90% ये लगेगा, यानी ए नॉट से ए नॉट कट या इससे ये कट, यानी हो जाएगा ln 10/k, सॉरी ये ln k लिख दिया मैंने, ln 10/k। तो टाइम शो करना है 99% वाले का ट्वाइस है, तो ln 10/10 है और 2 टाइम्स ऑफ ln 10/k है, तो ये ट्वाइस है। हाँ, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट है log k इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है, टी हाफ दे रखा है, आपको टी निकालना है और एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। आरएनएस का अप्लाई करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। आरएनएस इक्वेशन से कंपेयर करो इसे, आपकी आरएनएस इक्वेशन होती है k इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस a बाय RT, टेकिंग log बोथ साइड्स, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है, log a से कंपेयर करो इसे, यानी log a की वैल्यू दे रखी है आपको, तो आप a की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, एंटी लॉग ऑफ 14.34 करके। देन आपको क्या दे रखा है, आपको माइनस EA बाय 2.303 RT की वैल्यू दे रखी है माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴/T, ये रखी है, यानी EA बाय 2.303 R, ये जितना जो पोर्शन है उसकी वैल्यू है 1.25 इंटू 10⁻⁴, तो आप इससे EA की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, अब आप कहोगे कि यहाँ पर T की वैल्यू भी तो नहीं पता हमारे को,
टी कैसे निकाल लेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, टी निकालने के लिए हमारे को टी हाफ तो पता है, टी हाफ पता है हमारे को, पता है। तो आप क्या करेंगे, टी हाफ इज इक्वल्स टू 256 मिनट है, तो हम इससे के निकाल लेंगे, कैपिटल के। हाँ कैपिटल के तो निकाल लेंगे हम इससे। अब हमारे को कैपिटल के भी पता है, हमारे को ए भी पता है। अब क्या करेंगे हम, अब मेरे को ये दिख रहा है कि जो पहली इक्वेशन है, अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं के और टी दोनों। तो देखो ये जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म पता नहीं है हमारे को, वो है टी। और के की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, कहाँ से, टी हाफ से। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो ln2 बाय टी हाफ करेंगे तो के मिल गया, उस के को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, टी निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे को टी पता चल जाएगा, टी पता चल जाएगा, उस टी का आंसर आएगा आपका 669 केल्विन, 669 केल्विन, ये टी आ गया आपका। उसके बाद अब आपको EA बाय 2.303 आर, इसकी वैल्यू पता है कितनी है, 1.25 इनकी 10 की पावर 4 है। क्या आप इससे EA निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो, आर की वैल्यू तो आपको पता ही है ना, ये यहाँ जाएगी तो EA और आर की वैल्यू रखनी है आपको 8.314, तो EA की वैल्यू आ जाएगी 239.3 किलो जूल पर मोल, ये आपको EA की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने ये निकालने के लिए जो है टी निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज किया और कंपैरिजन का यूज किया EA की वैल्यू निकालने के लिए। इससे आपको अरेनियस की नॉलेज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रुपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313 केल्विन। रेट 4 गुना हो गई, ठीक है, रेट 4 गुना हो गई जब टेम्परेचर यहाँ से यहाँ चेंज हुआ। तो हमें पता है, इक्वेशन लिखेंगे हम ln k2 बाई k1 इज इक्वल्स टू माइनस EA बाय आर 1/T2 माइनस 1/T1। K2 हमारा 4 टाइम्स ऑफ K1 है तो ln 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस EA बाय आर 1/T2 यानी 313 माइनस 1/293। सॉल्व कर लेंगे, हम ln को कन्वर्ट कर ले जो है लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर इसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 2.303 यहाँ कर देंगे, आर की वैल्यू 8.314 डालेंगे, EA की वैल्यू हमारे को मिल जाएगी। और मैं बता भी देता हूँ वो EA की वैल्यू कितनी होगी, वो EA की वैल्यू होगी आपकी 52.85 किलो जूल पर मोल, 52.85 किलो जूल पर मोल होगा आपका EA। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है और ये सिंपली थोड़ा लॉजिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आपकी रेट जो है 50% कंप्लीट है, रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है 2 घंटे में, 75% हो रही है वो 4 घंटे में, बताओ ऑर्डर कितना होगा। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तो होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही तो ऐसी होती है कि वो टी जिसका टी हाफ अगर क्या कहते हैं 2 आवर्स है तो 75% वो कंप्लीट होगी 4 आवर्स में। ऐसी तो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि पहले आधी खत्म हुई 2 घंटे में अगर हो गई तो जब अगर टाइम डबल कर देंगे तो 3/4 खत्म होगी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपको ऐसे नहीं जानना तो आप कन्वेंशनल तरीके से कर लो कि 50% कंप्लीट है तो फिर आप उसका के निकाल लो, देन उसके से आप 75% में डाल के उसका के निकाल लो, दोनों के को कंपेयर कर लो और देन देख लो कौन सी हिट एंड ट्रायल करके कौन सी रिएक्शन से फिट हो रहा है। वो इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। और वरना लॉजिक से करना है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, देन ये कुछ टॉपिक्स हैं असर्शन और रीजन के कि कौन कौन से प्रोबेबल असर्शन रीजन आ सकते हैं आपके। ऑर्डर ऑन मॉलिक्युलैरिटी पर आ सकता है, आपको पूछ लेगा कि ऑर्डर ऑन मॉलिक्युलैरिटी की कुछ स्टेटमेंट दे देगा तो आपको पूछ लेगा। हमारी जो कि वैसी रिएक्शंस होती हैं उसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी सेम होती है, जो आपकी मतलब जो कन्वेंशनल रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उसमें। आर्हेनियस इक्वेशन पर दे देगा, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट से दे देगा, रेट डबल हो गई तो बताओ इसका रीजन क्या है। रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट के बारे में बोल देगा, क्योंकि ऊपर वाला जो होगा इसके कैन दिस बी स्टोर्ड इन अ कॉपर, कैन कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन क्या कहते हैं
आयरन पॉट या फिर कॉपर पॉट या कुछ भी ऐसा दे देगा, ठीक है ना, निकल सल्फेट कैन स्टोर इन द कॉपर स्पॉट ऐसे करके। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस पर क्वेश्चन दे सकता है कि ये इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसका ऑक्सीडेशन होगा या इसका ऑक्सीडेशन होगा। देन असोसिएटेड रीजन आपको कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस मिल जाएगा कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, कंडक्टेंस इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में मिल सकता है कि ये सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डीजो, डेल्टा एच मिक्सिंग इज टू जीरो। देन आइसोट्रोप मिक्सचर पर जो कांस्टेंट बॉइलिंग आइसोट्रोप्स होते हैं उन पर, वेपर प्रेशर पर, ऑस्मोसिस पर मिल सकता है जो मैंने आपको बता दिया वो वाला ह्यूमन ब्लड वाला क्वेश्चन। देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो रीजन इज ट्रू और फॉल्स, या फिर असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, या असर्शन इज ट्रू रीजन इज ट्रू, या असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, या असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, ऐसे करके, ठीक है। तो यही सब तो फिजिकल में, और तो कुछ ऐसा है नहीं। जो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप प्रीवियस देख सकते हो कि उसमें यही टाइप के क्वेश्चन हैं। और ये भी क्वेश्चन, इसमें से भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के उठाए हुए हैं, उनकी डिजिट्स बदल गई हैं, कंसेप्ट वही रहा है। इससे आपकी फिजिकल पूरी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी दिक्कत है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो मुझसे।